आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले ऊपर में आपका केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के बाद स्थानीय स्वशासन है। और जो स्थानीय स्वशासन है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बट गया है। ये चीज़ हम आपको कल भी बताए थे, है ना। पुनः फिर से बता दे रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उसमें सबसे ऊपर स्तर जो होता है केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है। राज्य सरकार के बाद स्थानीय स्वशासन है, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो है ग्रामीण क्षेत्र है और दूसरा जो है शहरी क्षेत्र है। पहला ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा शहरी क्षेत्र। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। किसको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा देना है ना। और जो ये है स्थानीय स्वशासन का जनक जिनको तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने क्या किए थे? 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। वही जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक माना जाता है। इन्हें मानते हैं। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। किसकी? महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। और ये बताए थे कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रति व्यक्ति के सहयोग से चलता है। क्या बोले थे? कि सच्चा लोकतंत्र जो है वो केंद्र में बैठकर चलाने से नहीं होता है, एक गांव में प्रत्येक व्यक्ति की सहायक रूप से चलता है। फिर है आपका संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है उनके जनक जो है डॉक्टर भीम अम्बेडकर को माना जाता है, जो कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे। यह चीज़ अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जेपी ने क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था ना आपका ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम क्या क्या था? तो एक ग्राम के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें एक प्रोग्राम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को चलाया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को चलाया गया था। फिर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की बात करते हैं। तो जन भागीदारी का अभाव था। क्यों हुआ था? तो ये असफल होने के कारण ऐसा हुआ था, है ना। और सुझाव इसका क्या था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव था। यानी बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है ना। पूछेगा कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। फिर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव कल बताए थे। त्रिस्तरीय कौन कौन था? तो पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। तो भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज अपनाने के लिए कहा। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य बन गया था। कौन? राजस्थान के नागौर जिलों का बदरगी गांव। और वही 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में पंचायती राज स्थापना किया था। फिर है अशोक मेहता समिति 1977। तो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव था, जिसमें मंडल पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। तो ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया था। किसका? ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव। इसमें एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव दिया था। कौन? तो जिसका नाम था जीवी के राव समिति। क्या नाम? जीवी के राव समिति की 1985 में। फिर है LM सिगवी समिति 1986 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया गया था। ग्राम पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। और राज्य चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा गठन का सुझाव दिया गया था। ये जो गठन का सुझाव दिया गया था LM सिंधवी समिति के द्वारा दिया गया था, जो कि 1986 में। किसमें? 1986 में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। तो आगे PK गुथन समिति के बारे में जानते हैं, जो कि 1989 की बात है। तो इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं के विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति में भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
वही 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। कौन सा? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा की सरकार में कितना 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ था, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ था और उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए थे इस पर। 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हुआ था, वही जो लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपको कितना तारीख को? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ये पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था। 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। फिर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ का प्रावधान किया गया है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो संविधान की 11वीं अनुसूचित जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। 29 विषय था, उसकी सूची की व्यवस्था किया गया था। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायती राज संस्था के स्तर पर 1/3 महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया गया था और ये भंग होने पर 6 महीना के अंदर इसका निर्वाचन होता। SC/ST में की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया था। OBC का जो आरक्षण था उसको राज्य मंडल पर छोड़ दिया गया था और हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। ये आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये सब बातें की गई थी, जिसमें 29 विषयों की सूची बनाई गई थी। कितना? 29 विषय की सूची बनाया गया था, यानी संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। किसमें? 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कुछ आपको दिया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है पंचायती राज की संरचना। पहला, ग्राम सभा। तो गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत यानी कि वो वोट दे सकता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या का होना क्या आवश्यक है। फिर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। फिर है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में वार्ड सदस्य और मुख्य प्रधान आता है। नगरपालिका में पंच और सरपंच। सरकारी अधिकारी तो ग्राम CEO होता है। तो पंचायती राज की संरचना, पंचायत समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। उपाध्यक्ष, तो कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है उपाध्यक्ष का। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य का हिस्सा हो सकता है। इसका सरकारी अधिकारी BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान मंडल परिषद के सदस्य भी इसका हिस्से हो सकते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो CEO होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये है पंचायत समिति और जिला पंचायत। पंचायत समिति और जिला, तो पंचायत समिति के सरकारी अधिकारी BDO और जिला पंचायत के जो सरकारी अधिकारी है वो आपका CEO है। कौन है? CEO। तो पंचायत समिति और जिला पंचायत का हम लोग आगे अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 243 से 243 O तक में 243 में है परिभाषा दिया गया है। 243 A में ग्राम सभा के बारे में। तो 243 B में पंचायतों का गठन, पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होगी, पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती है। अनुच्छेद 243 C में पंचायतों की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 243 D में स्थानों का आरक्षण। फिर SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं से कम 1/3 भाग और OBC का आरक्षण किस पे? राज्य विधानमंडल के निर्णय पर किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 243 E में इसके कार्यकाल के बारे में दिया गया है जो 5 साल का होता है। फिर अनुच्छेद 243 F में सदस्यों की योग्यता के बारे में दिया गया है और पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायत की सदस्यता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 21 वर्ष है। तो ये दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 243 में A, B, C, D, E और F। चलिए
अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अनुच्छेद 243F के। तो याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद में किसके बारे में दिया गया है और क्या क्या है ना। तो 243F के बाद हम लोग आगे जानते हैं अनुच्छेद 243G के बारे में। तो जी जो है आपका क्या है, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व इसमें बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 के एच में है पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, टैक्स लगाने का। फिर अनुच्छेद 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का गठन और राज्यपाल के द्वारा। फिर अनुच्छेद 243 जे में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। और अनुच्छेद 243 के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन यानी राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 एल में क्या है, तो एल में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, और 243 एम में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में। फिर है अनुच्छेद 243 एन में मौजूद विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 के ओ में दिया गया है कि निर्वाचन संबंधित मामलों के न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। क्या है, हस्तक्षेप का वर्जन। तो ये आपका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आपका दिया गया है ना। तो ये है आपका आज का टॉपिक। फिर सब लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। आज का टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।